हेलो गाइस, एग्ज़ाम आपका हो गया। अच्छा भी हुआ है बहुत से बच्चों का, और जिनका अच्छा नहीं हुआ है उन्हें परेशान होने की ज़रूरत नहीं। कुछ लोगों का कहना है सर हम तो ज़िंदगी में असफल हो गए हैं, हमारा एग्ज़ाम अच्छा नहीं हुआ है। देखिए बेटा, एक एग्ज़ाम आपकी लाइफ की सफलता और असफलता को डिसाइड नहीं करता है, इस बात को दिमाग से निकाल दीजिए। ये एग्ज़ाम और इसमें होने वाला सिलेक्शन केवल सफलता की पहली सीढ़ी डिसाइड करता है। बहुत सारी सीढ़ियाँ होती हैं बेटा, बस ये होता है कि आप पहली सीढ़ी पे चढ़ जाते तो बहुत सारी सीढ़ियाँ और भी आपको चढ़नी थी, तो आपको एक सीढ़ी अब थोड़ा लेट चढ़नी पड़ेगी, तो आप थोड़ा पीछे पहुँचेंगे और आप पहुँचेंगे। ऐसा नहीं, थकिए नहीं, हारिए नहीं, ये मत सोचिए कि आपका सिलेक्शन नहीं हो सकता, कि हमारा तो पेपर अच्छा नहीं हुआ, हमारा क्या होगा, अब हम क्या करेंगे। नहीं बेटा, कुछ मत सोचिए, लगे रहिए, मेहनत करते रहिए। उस सीढ़ी पे कोई और चढ़ जाएगा, अगली बार उसी सीढ़ी से आप चढ़ेंगे, वो केवल आपसे एक सीढ़ी आगे होगा। बहुत सारे स्टेयर्स हैं, धीरे 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 स्टेप बाय स्टेप आपको चढ़ना है। एक एग्जाम खराब होने से याद रखिए आपका पूरा भविष्य डिसाइड नहीं होता है, ये हमेशा याद रखिए बेटा। हमारे पास फिर मौके हैं, हमारे पास दोबारा से चांसेस हैं, हम लोग फिर मेहनत करेंगे, फिर आगे बढ़ेंगे और ज़्यादा मेहनत करेंगे, अपने आप को सीढ़ी पे टिकाएंगे, फिर धीरे धीरे उस सीढ़ी को पकड़ के हम लोग कहाँ बढ़ेंगे, ऊपर बढ़ेंगे। तो बहुत सारे स्टेप्स होती हैं यहाँ पे, तो आप परेशान मत होइए आपका पेपर खराब हुआ है तो। अब आप आगे के लिए डिसाइड करिए कि आपको करना क्या है। पहले तो मैं आपको बता दूं, आप ये मानिए कि आपका एक्सपेक्टेड कट ऑफ जो होगा वो मान के चलिए 575 के आसपास रहेगा। यानी जिसके 590 मार्क्स हैं, 595 हैं, 600 हैं, वो एक हद तक श्योर है कि उसको गवर्नमेंट कॉलेज मिलेगा। कौन सा मिलेगा, क्या रैंक आएगी, एक अलग मैटर है, पर मिलेगा बेटा, ये पक्का है। 575 के ही आसपास आपका कट ऑफ होना है। आपके 585 आ रहे हैं, 590 आ रहे हैं, 595 आ रहे हैं, तो डेफिनेटली आपको कॉलेज मिलेगा ज़रूर, परेशान होने की ज़रूरत नहीं। जिन लोगों के 500 के अबव मार्क्स हैं, यानी आप लोगों ने बहुत अच्छा किया है बेटा, थोड़ा सा रह गए हैं, लगे रहिए, मेहनत करते रहिए, आपको बिल्कुल मिलेगा। आइए हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं अपनी रेगुलर क्लासेस ऑफ केमिस्ट्री। अभी शुरुआत में कुछ लेक्चर्स आपके यूट्यूब पे डालूंगा, आप उन्हें देख सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट वीक में या उसके बाद हम लोग अपना एक ऐप बना लेंगे, फिर हमारी सारी क्लासेस ऐप से चलेंगी। कुछ बच्चों का मुझसे ये पूछना है, सर जब आप ऑनलाइन पढ़ाएंगे तो क्या आप ऑनलाइन पूरे साल पढ़ाएंगे? तो याद रखिए बेटा, यदि मैंने ऑनलाइन क्लासेस स्टार्ट की है और आपका एडमिशन लिया है, तो ये ऑनलाइन क्लासेस आपके नीट 2021 एग्जाम तक चलेगी, ये बंद नहीं की जाएगी। बाय द वे, ऑफलाइन क्लासेस स्टार्ट भी हो जाती है तो भी हम अपनी ऑनलाइन क्लासेस को बंद नहीं करेंगे, ऑफलाइन स्टार्ट कर देंगे। ऑनलाइन के वीडियोस आपको कंटिन्यूअसली मिलते रहेंगे। इवन यूट्यूब पे जो मैं वीडियोस डाला करता था वैसे वीडियोस भी आते रहेंगे, हफ्ते में एक वीडियो यूट्यूब पे आपको मिला करेगा, ऐसे कभी क्वेश्चंस का, कभी ट्रिक का, ऐसे वीडियोस भी आते रहेंगे और आपकी एक रेगुलर क्लासेस भी चलते रहेंगे। अब जरा मैं आपको आपकी केमिस्ट्री के कोर्सेज के बारे में बताता हूँ, हम लोग पढ़ने कैसे जा रहे हैं, पहले तो ये जाने। अभी इस वीक में हम लोग अल्टरनेट क्लासेस रखेंगे और हमारी क्लासेस हुआ करेंगी 2, 4, 6 में, यानी ट्यूसडे, थर्सडे और सैटरडे। ये क्लासेस आपको अभी मिलेंगी यूट्यूब पर, ये 1-1 घंटे की क्लासेस होंगी। इन 3 क्लासेस के बाद जब हम आगे आएंगे अपने ऐप पर, तो याद रखिए मैं केमिस्ट्री को 3 पार्ट में डिवाइड करूंगा, फिजिकल केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री एंड इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। और ये 1 आवर एंड 1 आवर, ये लगभग 1 घंटे की क्लासेस रोज हुआ करेंगी तीनों, एक फिजिकल की क्लास, एक ऑर्गेनिक की, एक इनऑर्गेनिक की। क्योंकि ऑनलाइन क्लास होगी बेटा, आपके पास वीडियो होगा, तो 3 घंटे एक साथ देखने की जरूरत नहीं है, आप दिन में कभी भी अपनी वीडियोस को देख सकते हैं। जब भी आप इन वीडियोस को देखें तो हमेशा याद रखिएगा, एक नोटबुक लेके बैठेंगे, कॉपी लेके बैठेंगे, नोट्स बनाएंगे। ये मत सोचिएगा हम वीडियो सेव कर लेंगे, क्योंकि याद रखिए जब मैं अपने ऐप से ये दूंगा तो ये वीडियो आपके मोबाइल फ़ोन में 48 आवर्स तक के लिए रहेगा। आप इसे कॉपीड नहीं कर सकते हैं, डाउनलोड नहीं कर पाएंगे, वो ऑप्शन आपके पास नहीं होगा। आप इसके फोटोज़ नहीं खींच सकते, रिकॉर्डिंग नहीं कर सकते, कोई ऐसे ऑप्शंस नहीं होंगे। तो ये 48 घंटे के बाद अपने आप गायब हो जाया करेंगे। इसलिए बेटा आपको हमेशा नोटबुक लेनी पड़ेगी, नोट्स बनाने पड़ेंगे। सर मान लीजिए कभी कोई वीडियो हमारा मिस हो गया, आप मुझसे कहेंगे, मैं वो वीडियो आपको दोबारा से भेज दूँगा, कुछ समय के लिए वीडियो आपके पास फिर से आ जाएगा, आप उसे फिर से देख सकते हैं। रिमेंबर, अब ये सुन लीजिए आपका कैसे ये चलेगा। तो पर डे आपको 3 वीडियोस मिलेंगे और इन सब की एक फीस होगी। इसकी 1000 रुपीज़ पर मंथ, इसकी 1000 रुपीज़ पर मंथ, इसकी 1000 रुपीज़ पर मंथ।
जो फिजिकल केमिस्ट्री का आपका सिलेबस है वो आपका 6 मंथ सिलेबस है, यानी 6 महीनों में चलेगा। हम इसे काउंट करते हैं बेटा अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी एंड मार्च। ये 6 मंथ यानी आपका मार्च एंड, तो मैं मान के चलता हूं कि अप्रैल के फर्स्ट वीक में आपकी फिजिकल केमिस्ट्री पूरी कंप्लीट हो जाएगी। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में 5 महीने लगेंगे, यानी हमारी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री फेब तक चलेगी तो मार्च में कंप्लीट हो जाएगी, और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में 4 मंथ्स लगेंगे तो हमारी जनवरी तक चलेगी, इसका मतलब फेब में खत्म हो जाएगी इनऑर्गेनिक। तो अपना पूरा सिलेबस बेटा कंप्लीट खत्म हो जाएगा। तो आपको जो फीस जमा करनी होगी 1000 रुपीज पर मंथ जमा करनी होगी। यदि आपको केवल फिजिकल पढ़नी है तो 1000, 2 कोई भी पढ़नी है 2000, 3 पढ़नी है 3000। आप कभी ऑनलाइन से ऑफलाइन में आना चाहें तो कोई बात नहीं, आप ऑनलाइन छोड़ के कभी भी ऑफलाइन पे जा सकते हैं। ऑफलाइन क्लासेस स्टार्ट होते ही आप ऑनलाइन छोड़ दीजिएगा, आपकी वीडियोस खत्म हो जाएंगे, आप ऑफलाइन क्लास करना स्टार्ट कर सकते हैं। यदि आप चाहते हैं सर हम ऑफलाइन नहीं आएंगे, हम पूरे साल ऑनलाइन पढ़ना चाहते हैं, आप ऑनलाइन पढ़ते रहिएगा। क्लासेस आपको आगे चल के केवल 5 मिलेंगी एक वीक में, ठीक है। एक दिन आपको मिला करेगा डिस्कशन के लिए, जिस दिन मैं क्वेश्चंस कराया करूंगा उन टॉपिक्स के जो मैंने उधर 5 दिनों में पढ़ा है। मतलब क्लासेस 6 दिन मिलेंगी आपको, एक दिन क्वेश्चंस, 5 दिन में आपको पढ़ाऊंगा। हालांकि पढ़ाने के साथ साथ भी मैं थोड़े क्वेश्चंस कराया करूंगा, ठीक है मेरी बात। कोई स्टडी मटेरियल आपके पास नहीं पहुंचेगा अभी। यदि आपको स्टडी मटेरियल चाहिए तो आपको ऑन डिमांड मंगाना पड़ेगा बेटा, वो मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगा। उसके चार्जेस जरूर होंगे, कितने होंगे ये मैं बाद में बता दूंगा आप लोगों को, ठीक है। तो हम लोग केमिस्ट्री को स्टार्ट करेंगे इस तरीके से हमें इस केमिस्ट्री को आगे बढ़ाना है। तो आइए शुरू करते हैं आज से हम लोग अपनी केमिस्ट्री की क्लास। सबसे पहले केमिस्ट्री है क्या और आपको क्या पढ़ना है इस केमिस्ट्री के अंदर, हम ये जानना चाहते हैं। तो रिमेंबर, केमिस्ट्री हम किसे कहते हैं, केमिस्ट्री में हम क्या पढ़ते हैं, केमिस्ट्री हम क्यों पढ़ते हैं। तो कुछ लोग जवाब देंगे सर केमिस्ट्री हम इसलिए पढ़ते हैं ताकि हमारे एग्जाम में नंबर आ जाए और हम सेलेक्ट हो जाए। बिल्कुल ठीक जवाब है आपका, केमिस्ट्री इसीलिए आप पढ़ते हैं ताकि आप सेलेक्ट हो जाएं, आपके अच्छे नंबर आए केमिस्ट्री में, इसीलिए पढ़ते हैं। बिल्कुल ठीक बात है। होती क्या है केमिस्ट्री ये भी जानना, क्यों पढ़ते हैं मैं बताऊंगा आपको, ऐसा नहीं है तो हंसी मजाक का जवाब था। तो चलिए आइए बात करते हैं केमिस्ट्री। सबसे पहले व्हाट इज केमिस्ट्री। तो कहते हैं केमिस्ट्री साइंस की वो ब्रांच है जो कनेक्ट करती है फिजिक्स से, जो कनेक्ट करती है बायो से, और जो कनेक्ट करती है इवन मैथ से खुद को। कैसे कनेक्ट करती है आइए मैं आपको सिखाता हूं। सबसे पहले हम देखिए अपने को बायो से कैसे जोड़ते हैं। देखिएगा बेटा, बायो में आप क्या पढ़ते हैं, बायोमोलिक्यूल्स पढ़ते हैं जिन्हें हम कार्बोहाइड्रेट्स कहते हैं, उसे हम बायोकेमिस्ट्री कहते हैं। यानी बायोलॉजी को हम केमिस्ट्री में पढ़ते हैं या केमिस्ट्री बायो को रिलेट करने के काम आती है। डीएनए के स्ट्रक्चर, उनमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ये सब क्या है, केमिस्ट्री है। आगे आइए बात करते हैं फिजिक्स की। जब हम लोग फिजिकल केमिस्ट्री पढ़ते हैं, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में आते हैं, फैराडे लॉस पढ़ते हैं, नस्ट इक्वेशन पढ़ते हैं, ढेर सारी चीजें पढ़ते हैं, वो सब कहाँ पे होती हैं, फिजिक्स में। हम फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स, सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स, काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस, सब केमिस्ट्री में पढ़ते हैं। किससे रिलेट है, फिजिक्स। कि सर मैथ से क्या रिलेशन है, भैया मैथ से तो हर चीज रिलेटेड होती है। क्या कैलकुलेशंस नहीं है केमिस्ट्री में, बिल्कुल है। क्या केमिस्ट्री में एडिशन है, सब्ट्रैक्शन है, मल्टीप्लिकेशन डिविजन्स है, सम बेसिक इंटीग्रेशंस भी होते हैं, हमें लॉग्स की जरूरत भी होती है। तो केमिस्ट्री एक ऐसी चीज है जो सबके साथ एसोसिएट रहती है। जबकि सच पूछा जाए तो मैथ्स का केमिस्ट्री से कोई मतलब, केमिस्ट्री का मैथ से मतलब है एसोसिएट, पर मैथ्स को कोई जरूरत नहीं, मैथ पे सिंपल मैथ पढ़ लेते हैं ना, उसे बायो से मतलब ना केमिस्ट्री से, इन्हें कोई लिंक नहीं कर रहा। इसी तरह से फिजिक्स में केमिस्ट्री का कोई बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं है। फिजिक्स में हम कोई केमिकल रिएक्शंस तो बेटा पढ़ते नहीं है, बहुत ज्यादा एलिमेंट्स के बारे में भी थोड़ी बहुत मामूली सी स्टडी कर ली जाती है, ज्यादा स्टडी भी नहीं करते हैं। लेकिन हाँ, बायो और केमिस्ट्री ये एक दूसरे से बहुत टाइटली जुड़े रहते हैं, बड़ा रोल है इन दोनों का एक दूसरे के साथ। तो याद रखिए, केमिस्ट्री साइंस की वो ब्रांच है जो सब चीजों के साथ हमें जोड़ती है। यानी केमिस्ट्री हमें एक दूसरे के साथ क्या करती है, एसोसिएट करने का काम। और सच भी है, केमिस्ट्री में बोला जाता है ना कि दीपिका की केमिस्ट्री रणवीर सिंह के साथ बड़ी अच्छी, तो केमिस्ट्री ही तो है जो अच्छी है। चलिए है क्या केमिस्ट्री, अभी भी बात समझ में आई नहीं है ठीक से, मैं और थोड़ा ठीक से समझा। तो व्हाट इज केमिस्ट्री। अब डेली लाइफ में अपने चारों तरफ जो कुछ देखते हैं, अब जो कुछ करते हैं, वो केमिस्ट्री सर मतलब। चलिए शुरू करते हैं। सुबह से हम उठे, वॉशरूम में गए, हमने टूथपेस्ट इस्तेमाल करना शुरू किया, तो टूथपेस्ट केमिस्ट्री है, फ्लोराइड है, नाइट्रेट है, साल्ट है, यही तो आपका टूथपेस्ट है। चलिए आपने साबुन उठाया, मुंह धोया, सोप क्या है,
केमिस्ट्री है, RCOONA, हायर कार्बोक्सिलिक एसिड के सोडियम साल्ट। अब खाना खाएंगे, क्या खाएंगे? कार्बोहाइड्रेट्स केमिस्ट्री है, प्रोटीन्स केमिस्ट्री है, विटामिन्स, ये सारी की सारी चीजें आप खाते हैं, ये सारी की सारी चीजें क्या है? केमिस्ट्री। घर से बाहर निकलते हैं, कपड़े पहनते हैं, जो कपड़े पहनेंगे वो क्या है? फाइबर, फैब्रिक, कुछ भी हो सकता है, टेरिलीन है, डेक्रॉन है, ये सारे के सारे पॉलीमर्स होते हैं, ये क्या है? केमिस्ट्री। यानी जो हम खाते हैं वो केमिस्ट्री, जो हम पहनते हैं वो केमिस्ट्री, जो हम ओढ़ते हैं वो केमिस्ट्री, नहाते हैं केमिस्ट्री, पानी पीते हैं वो केमिस्ट्री, सब कुछ केमिस्ट्री है। एवरीथिंग इज केमिस्ट्री, सब कुछ केमिस्ट्री। पर सर हम पढ़ेंगे क्या? क्या हम नहाना धोना सीखेंगे केमिस्ट्री में? नहीं बेटा, आप नहाना धोना नहीं सीखेंगे, लेकिन सब चीजें केमिस्ट्री के अंदर आती हैं, ये पक्का है। आप नहाना नहीं सीखेंगे, लेकिन आप सीखेंगे सोप के बारे में, आप उसकी प्रॉपर्टी पढ़ेंगे, सोप की क्या है, सोप के अंदर केमिकल बिथिनॉल क्या चीज होती है, किस काम आता है, ये सारी चीजें आप केमिस्ट्री के अंदर पढ़ते हैं। तो आइए बेटा शुरू करते हैं हम लोग केमिस्ट्री को, कि एक्चुअली केमिस्ट्री है क्या। तो आइए शुरू करते हैं अपनी केमिस्ट्री। तो ऐसे कहा जाता है एक लाइन, केमिस्ट्री इज नथिंग, इट इज सिंपली स्टडी ऑफ मैटर, जिसे आप हिंदी में कहते थे ना पदार्थ। किसी मैटर की जो स्टडी होती है उसे केमिस्ट्री कहते हैं। कहते सर व्हाट इज द मीन ऑफ स्टडी ऑफ मैटर, और ये मैटर क्या चीज है? मैटर क्या है अभी बताता हूं, पहले स्टडी का मतलब समझिए बेटा। स्टडी ऑफ मैटर का मतलब है कि हम पढ़ते हैं किसी मैटर के बारे में कि उस मैटर का कंपोजिशन क्या है। कंपोजिशन यानी मैटर किस चीज से मिलकर बना है। हम पढ़ना चाहते हैं उस मैटर के स्ट्रक्चर के बारे में कि उस मैटर का स्ट्रक्चर कैसा है। हम पढ़ना चाहते हैं उस मैटर की प्रॉपर्टीज, जो कि दो तरह की होती हैं, आपने सुनी होंगी, एक फिजिकल प्रॉपर्टीज और एक केमिकल प्रॉपर्टीज, इनके बारे में। देखिए मैटर क्या है, थोड़ी देर में मैं आपको इससे मिलाता हूं। अभी तो मैटर का कंपोजिशन यानी वो किससे मिलकर बना है। कोई एक मैटर मान लेता हूं, सपोज करिए मैंने मैटर माना है वाटर, क्या लिया है? वाटर। तो किससे मिलकर बना है? कंपोजिशन ऑफ वाटर इज हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, ये कंपोजिशन है। तो आपको इसके बारे में पढ़ना है कि कंपोजिशन क्या होता है। पूछेगा नाइट्रोजन के ऑक्साइड का फार्मूला, तो फार्मूले का क्या मतलब है बेटा? कंपोजिशन। आगे बढ़िए, स्ट्रक्चर कैसा है उसका, आपका मैटर का। अब स्ट्रक्चर बनाएंगे, वाटर का स्ट्रक्चर कैसे बनाते हैं बेटा? ऐसे करके हम वाटर का स्ट्रक्चर बनाते हैं। ये दो बॉन्ड्स हैं, दो लोन पेयर हैं। कैसा शेप होता है? बेंट शेप, या इसी को हम लोग एंगुलर या वी शेप भी बोल देते हैं। इसके बीच के जो दो बॉन्ड्स के बीच एंगल होते हैं वो लगभग 104.5 डिग्री के होते हैं। तो ये क्या है? स्ट्रक्चर है किसका? इस वाटर का। वाटर क्या है? मैटर है, और इसका कंपोजिशन है हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। अब आगे आ जाते हैं, बात करते हैं प्रॉपर्टीज। कुछ फिजिकल प्रॉपर्टी होती हैं, कुछ केमिकल प्रॉपर्टी होती है। कैसे पहचानते हैं कि कोई प्रॉपर्टी फिजिकल है या केमिकल? जैसे उसने कहा बॉइलिंग पॉइंट एक फिजिकल प्रॉपर्टी है, क्यों? मेल्टिंग पॉइंट एक फिजिकल प्रॉपर्टी है, क्यों? फ्रीजिंग पॉइंट एक फिजिकल प्रॉपर्टी है, क्यों? वेपर प्रेशर एक फिजिकल प्रॉपर्टी है, क्यों? ये सब फिजिकल क्यों? तो कहते हैं फिजिकल प्रॉपर्टी वो प्रॉपर्टीज होती हैं जिसमें फिजिकल स्टेट तो बदल सकती है, लिक्विड गैस में, गैस लिक्विड में, सॉलिड में, किसी में बदल सकता है, पर कंपोजिशन चेंज नहीं होता। तो ऐसी प्रॉपर्टी कहलाती है फिजिकल प्रॉपर्टी। जैसे हम इसी की बात करें वाटर की, चलिए यहां से शुरू करते हैं। हमने वाटर को एक वेसल में ले लिया, ये रहा। तो ये H2O के ढेर सारे मॉलिक्यूल्स हमने इसमें ले लिए। हमने इसे उबाला तो क्या बनेंगी? ये वेपर्स बनी बेटा। ये लिक्विड है और ये गैस, ये लिक्विड है और ये गैस है। अब जरा बताइए, ये जो वेपर आपको दिख रही है इसका कंपोजिशन क्या है? क्या H2O ही होगा? ऐसा तो नहीं बेटा। हम पानी को उबालते हैं, पानी की वेपर्स बनाते हैं, तो पानी H अलग हो जाता है, O अलग हो जाता है, ऐसा तो नहीं होता है। हमेशा कैसा बना रहता है? H2O का। यानी उबलना, वेपर बनाना, वेपोराइज होना, बॉइलिंग पॉइंट, कैसी प्रॉपर्टी हुई? फिजिकल। कहते हैं हम फ्रीजिंग पॉइंट की बात करें, इसे जमा दें। यदि हम इसको जमा देते हैं तो ये टाइटली आइस में कन्वर्ट हो जाएगा। यदि ये आइस में कन्वर्ट हो गया तो देखिए ये आइस के पार्टिकल्स हैं इस तरह से जुड़े। अब ये आइस के अंदर जो जुड़े हैं क्या वो H2O ही है? H और OH तो नहीं जुड़ गए आयनिक फोर्सेस से, नहीं, वाटर 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 खूब सारे जुड़ गए। तो कंपोजिशन अभी क्या है? H2O। इसी तरह से वेपर बनाई तो भी कंपोजिशन क्या था? H2O। यानी कंपोजिशन यदि नहीं बदल रहा किसी प्रॉपर्टी में तो वो प्रॉपर्टी कहलाती है बेटा कौन सी प्रॉपर्टी? फिजिकल प्रॉपर्टी। और यदि कंपोजिशन बदल जाए तो आपकी प्रॉपर्टी क्या बन जाती है? केमिकल प्रॉपर्टी। तो आइए अलग से देख लेते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज को। इधर कहते केमिकल प्रॉपर्टी क्या होती है।
तो कहते हैं कि केमिकल प्रॉपर्टीज बेटा वो प्रॉपर्टी होती हैं जिसमें आपकी मैटर का कंपोजिशन चेंज हो जाए। कैसे चेंज हो जाए? जैसे हम केमिकल प्रॉपर्टीज में बात करते हैं किसकी? केमिकल रिएक्शंस। कहा तो ऐसे जाता है जिसमें पुराने बॉन्ड टूटे, नए बॉन्ड बने, पर हम यहाँ बॉन्ड की कोई बात नहीं करेंगे, हम ये बोलेंगे कंपोजिशन बदल जाए। जैसे फॉर एग्जांपल फिर से वाटर को ही ले लेते, ये है वाटर। हमने इस वाटर की एक रिएक्शन कराई सोडियम के साथ। यूट्यूब पे कंसरूल नाम का मैंने एक वीडियो डाला था, कंसरूल याद हो तो इसी की रिएक्शन थी। चलिए कुछ बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने नहीं देखा होगा, उनको मैं बता देता हूँ। जैसे ही वाटर में सोडियम डालेंगे ये हाइड्रोजन को यहाँ से निकाल देगा, तो क्या बन जाएगी? हाइड्रोजन गैस। और खुद यहाँ पे कौन जुड़ जाएगा? सोडियम, यानी आपको क्या मिल जाएगा? सोडियम हाइड्रोक्साइड। यहाँ कंपोजिशन H और O था, यहाँ कंपोजिशन क्या है? केवल हाइड्रोजन। यहाँ कंपोजिशन क्या है? Na है, O है, H है। तो इसका कंपोजिशन और इसका कंपोजिशन सेम है क्या डिफरेंट? डिफरेंट है बेटा। तो इसका मतलब ये क्या है? केमिकल प्रॉपर्टी। इसी तरह से इसका कंपोजिशन और इसका कंपोजिशन सेम है क्या डिफरेंट है? डिफरेंट है। तो कैसी प्रॉपर्टी है? केमिकल प्रॉपर्टी। यानी फिजिकल प्रॉपर्टी में जो मैटर्स के कंपोजिशंस होते हैं वो कभी भी चेंज नहीं होते। केमिकल प्रॉपर्टीज में जो मैटर का कंपोजिशन होता है बेटा वो बदल जाता है। हम और अच्छे से इन्हें सीखेंगे केमिकल रिएक्शन, फिजिकल रिएक्शन, केमिकल चेंज, फिजिकल चेंज की मदद से आगे की क्लासेस में। अभी तो मैं केवल आपको मिला रहा हूँ किससे? मैटर से, कि आखिर मैटर क्या चीज होती है। इसी मैटर के बारे में मैं आपको बता रहा था। आइए वापस आ जाते हैं हम लोग अपने मैटर पे। किसकी बात कर रहे थे? मैटर। अब कहते हैं सर ये मैटर होती क्या चीज है? आपने बोल दिया वाटर मैटर है, तो ऐसे तो बहुत सारी चीजें मैटर हो सकती है ना। हाँ बेटा, आइए व्हाट इज अ मैटर? एक मैटर क्या है? कहते हैं अ मैटर इज अ सब्सटेंस। एक मैटर वो सब्सटेंस होता है विच मस्ट हैव, सबसे पहले मास, जिसके पास क्या होना चाहिए? मास होना चाहिए, पहली शर्त। दूसरा कहते हैं इट मस्ट ऑक्यूपाई स्पेस, ये कुछ स्पेस ऑक्यूपाई करे, जगह घेरे, कुछ भी स्पेस ऑक्यूपाई करना चाहिए इसे। और तीसरे नंबर पर आप इसे फील कर सकते हो बाय एनी ऑफ आवर सेंस, अपने किसी भी सेंस से आप इसे फील कर सकते हैं। कहते हैं इंसान में 5 सेंस होते हैं जो हमारे अंदर कैसे हैं? ठसा ठस हैं, ठसा ठस, ठसा ठस हैं। बट इस ठसा ठस हैं, पहले टी का मतलब बता दीजिए। पहले टी का मतलब होता है टच। कोई जरा सा टच कर देता है, एकदम से पता चल जाता है, फील हो जाता है, हमारा क्या है? सेंस। दूसरा होता है साइट, देखना इज अ सेंस, जो हम देखते हैं। तीसरे टी पर आइए टेस्ट, किसी चीज को हम टेस्ट करते हैं, चखते हैं, चखते हैं। आगे आ जाइए, तो मैंने क्या क्या बोला? उसके बाद एस फिर से आ गया। देखिए यहाँ पे एस का मतलब था साइट, देखना। यहाँ एस का मतलब है स्मेल, सूंघना, स्मेल करना। और एच का मतलब होता है बेटा हियर करना, सुनना। ये सब हमारे क्या है? सेंस। यानी किसी चीज को टच करना, किसी चीज को देखना, किसी चीज को टेस्ट करना, उसका स्वाद लेना, किसी चीज को सूंघना, किसी चीज को सुनना, ये हमारे सेंस होते हैं। तो कम से कम इनमें से किसी से हम इसे फील कर सके। यदि कर सकते हैं तो डेफिनेटली ये मैटर होगा, वरना नहीं। आइए खेलते हैं, एग्जाम्पल से समझने की कोशिश करते हैं। वो पूछ रहा है बताइए लाइट इज अ मैटर और नॉट। आइए देखते हैं। सबसे पहले क्या लाइट पे मास होता है? पता नहीं सर, चेक कर लेते हैं। आइए, कमरे में लेटे हुए हैं, या खड़े हैं या बैठे हैं चेयर पे, एकदम से लाइट जला दी गई, हमारे सर के ऊपर लगी थी, जला दी। जैसे ही लाइट जलती है, जरा देखिए क्या होता है, एकदम से सर पे क्या लाइट गिरती है? पूरी बॉडी पे गिरती है। सर पे गिरती है, हाँ गिरती है। जैसे सर पे लाइट गिरती है लगता है कुछ गिरा, कुछ वेट फील होता है, कुछ महसूस होता है, कोई चीज गिरी है। बाल हिल गए एकदम से लाइट गिरने, तो है ही नहीं, हिलेंगे कैसे? ठीक है, लेकिन गिरी तो पता चले, पानी की ड्रॉप गिरे तो पता चलता है ना गिरा। क्या लाइट गिरती है सर पे तो पता चलती है? नहीं, क्योंकि लाइट पे मास नहीं है। इसका मतलब लाइट इज नॉट अ मैटर। कहते हैं क्या लाइट स्पेस ऑक्यूपाई करती है? हाँ, लाइट स्पेस ऑक्यूपाई करती है भाई। अंधेरे कमरे में लाइट जलाती है, पूरे कमरे में लाइट भर जाती है, स्पेस तो ऑक्यूपाई करती है। कहते हैं क्या इसे फील कर सकते हैं? बिल्कुल फील कर सकते हैं भाई, अंधे थोड़े हैं हम, दिखाई देता है। आंखें बंद और कोई लाइट जला दे तब भी महसूस होती है किसी ने लाइट जलाई है, फील कर सकते हैं। पर क्योंकि लाइट पे मास नहीं है बेटा, इसीलिए हम बोलेंगे कि जो लाइट है ये हमारा मैटर नहीं।
और कोई एग्जाम्पल ले लेते हैं लाइट के अलावा। कहते हैं सर क्या एयर मैटर है? देखते हैं भाई, नीचे से शुरू करते हैं। क्या हम एयर को महसूस कर सकते हैं? बिल्कुल। पंखा चलाते हैं, हवा लगती है, महसूस होती है, बाहर हवा चलती है तो महसूस होती है, यानी आप एयर को बिल्कुल फील करते हैं अपने सेंस से। क्या एयर स्पेस ऑक्यूपाई करती है? बिल्कुल ऑक्यूपाई करती है बेटा। हमारे कमरे में हवा भर जाती है, हम किसी बोतल में हवा को भर सकते हैं तो स्पेस भी ऑक्यूपाई करती है। क्या इस पे मास होता है? बिल्कुल एयर में मास होता है। आइए प्रूफ करके देख लेते हैं कैसे मास होता है। मैंने ऐसा एक तराजू लिया है, लीजिए। इधर मैंने एक गुब्बारा लटका दिया है जिसमें हवा नहीं भरी है, पिचका हुआ है। इधर मैंने एक गुब्बारा जिसमें हवा भर दी है। आप खुद कर सकते हैं इस एक्सपेरिमेंट को। इसे पकड़ूंगा तो क्या ये वाला बैलून नीचे जाएगा? बोलिए हाँ। यदि ये बैलून नीचे की तरफ गया तो इसका मतलब इसके अंदर जो एयर भरी है उस पर क्या है? मास है। और यदि एयर पे बेटा मास है तो डेफिनेटली एयर इज अ मैटर। एयर एक मैटर है। अब आप कहेंगे सर यदि एयर एक मैटर है तो इसका कोई कंपोजिशन होगा? बिल्कुल कंपोजिशन होगा। एयर इज अ मिक्सचर ऑफ ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन मेनली। हालांकि इसके अलावा एयर में थोड़ी इनर्ट गैसेस भी पाई जाती हैं, थोड़ी एसिडिक ऑक्साइड भी पाए जाते हैं, पर मेनली क्या पाया जाता है? O2 एंड N2। तो ये कंपोजिशन होता है एयर का। तो हर मैटर के कंपोजिशंस होते हैं जैसे कि मैंने अभी आपको बताया। तो एयर एक मैटर है। तो क्या होता है मैटर? क्या आपको बात समझ में आई है बेटा? तो मैटर का मतलब मैंने आपको क्या बताया? मैटर का मतलब होता है जिसके पास क्या हो? मास हो, which must occupy space, और इसे आप किसी भी सेंस से फील कर सकें। और हमारे जो सेंस होते हैं मैंने ऐसे लिखे थे, ठसा ठस हैं, टीएस ठसा ठस हैं। तो पहले टी से मैंने आपको बताया था टच होता है, दूसरा एस से बताया था साइट यानी देखना होता है, टी से टेस्ट होता है, एस से स्मेल होता है, एच से हियरिंग सुनना होता है। इनमें से किसी भी सेंस से आप इसे फील कर सकते हो तो इट इज सेड टू बी अ मैटर, तो उसे कहा जाता है मैटर। आइए इसी मैटर पे हम थोड़ा सा और आगे बढ़ना चाहते हैं। क्या मैटर में इसके अलावा और भी कुछ है? तो जी हाँ, मैटर में इसके अलावा और भी बहुत कुछ होता है। आइए जरा बात करते हैं इसी मैटर के बारे में। कहते हैं इस मैटर की अपनी स्टेट्स होती हैं। एक चैप्टर होता है आपके याद हो, स्टेट्स ऑफ मैटर। इसकी स्टेट्स जनरली 3 होती हैं। कौन कौन सी बेटा? पहली गैस, दूसरी लिक्विड और तीसरी सॉलिड। यानी कोई भी मैटर इन 3 में से किसी भी स्टेट में एग्जिस्ट कर सकता है। यदि मैं H2O को लूं तो H2O वेपर्स गैस होती है, H2O जो हम पीते हैं पानी वो लिक्विड होता है और आई सॉलिड होती है। तो H2O की तीनों स्टेट पॉसिबल होती है। चलिए स्टार्ट करते हैं गैस। कहते हैं जो मैटर के मॉलिक्यूल्स हैं जिससे मैटर बना है, कंपोजिशन जिन्हें आप कह रहे थे, यदि ये एक दूसरे से दूर दूर होते, इनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होता है, इनकी एनर्जी बहुत ज़्यादा होती है, इसलिए बहुत ज़्यादा मोशंस होते हैं इनमें, तो हम कहते हैं कि हमारा मैटर किस फॉर्म में है? गैसियस फॉर्म। यानी गैसियस फॉर्म कैसी है बेटा? हाईली एनर्जेटिक फॉर्म है। इसमें मॉलिक्यूलर मोशंस बहुत ज़्यादा होते हैं, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत कम होता है। यदि हम फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को थोड़ा सा बढ़ा देते हैं तो ये मॉलिक्यूल्स पास पास आ जाते हैं, जुड़ना शुरू हो जाते हैं। अब इनके मॉलिक्यूलर मोशन जो बहुत ज़्यादा थे वो थोड़े कम होने लगते हैं, जिससे एनर्जी घटने लगती है और इनके बीच में कांटेक्ट हो जाता है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ जाता है, तो हम कह देते हैं ये लिक्विड बन गए। यदि हम अट्रैक्शन को और बढ़ा दें, इतना बढ़ा दें कि जो मॉलिक्यूल्स हैं वो ऐसे जुड़ जाएं कि हिलडुल ना पाए, यानी अपनी पोजीशन को चेंज ही ना कर पाए, तो दिस स्टेट इज सेड टू बी सॉलिड। यानी सॉलिड में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन सबसे ज़्यादा होंगे, अट्रैक्शन सबसे ज़्यादा होंगे तो एनर्जी सबसे कम होगी, तो ये लीस्ट एनर्जेटिक स्टेट होती है। तो हम ये कहते हैं बेटा कि जो सॉलिड है वो लीस्ट एनर्जेटिक स्टेट है, इसमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन सबसे ज़्यादा है, इसमें मोशंस या मॉलिक्यूलर मोशन सबसे कम है, गैसियस स्टेट की एनर्जी सबसे ज़्यादा है, मॉलिक्यूलर मोशंस सबसे ज़्यादा हैं, एनर्जी बहुत हाई है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शंस बिटवीन द मॉलिक्यूल्स कम। तो ये 3 स्टेट्स होती हैं जिन्हें कहते हैं स्टेट ऑफ मैटर। इसके बारे में भी हमें जानना था क्योंकि हम केमिस्ट्री में इनको भी बेटा पढ़ेंगे, क्योंकि हमें इनकी भी ज़रूरत पड़ेगी। आइए थोड़ा सा आगे बढ़ जाते हैं, मैटर पे ही अभी आगे बढ़ रहे हैं बेटा। कहते हैं मैटर 2 तरह के होते हैं। कौन कौन से? एक प्योर और दूसरा इम्प्योर। कुछ लोग इसी इम्प्योर को
मिक्सचर भी कहते हैं। तो इम्प्योर मैटर और मिक्सचर हम ऐसे भी कहते हैं। क्या फर्क है दोनों में, प्योर और इम्प्योर में? आइए बात करते हैं प्योर की, क्योंकि केमिस्ट्री इज द स्टडी ऑफ प्योर मैटर। आपको इम्प्योर मैटर की स्टडी या मिक्सचर की स्टडी केमिस्ट्री में नहीं करनी। केमिस्ट्री इज द स्टडी ऑफ प्योर मैटर, हम दोनों को समझते हैं, बट इज प्योर। पहली चीज, ये हमेशा होना चाहिए होमोजीनियस। क्या आप होमोजीनियस समझते हैं बेटा? यानी प्रॉपर्टी एवरीवेयर सेम होनी चाहिए, एक ही फेज एक ही स्टेट में होना चाहिए, और कहीं से भी आप प्रॉपर्टी उठा के देखें सारी प्रॉपर्टी सेम आनी चाहिए। जैसे फॉर एग्जाम्पल, मैं एक एग्जाम्पल लेता हूं। यदि हम एक पानी ले लेते हैं यहाँ से, या आप चाय ले सकते हैं या आप कोल्ड ड्रिंक ले सकते हैं, कुछ भी ले लीजिए, ठीक। इस पानी को यहाँ से पीजिए, कुछ टेस्ट आएगा पानी का, जो भी नेचुरल टेस्ट है। इसी पानी को यहाँ से पीजिए, इसी पानी को यहाँ से पीजिए, छेद करके नीचे से पी लीजिए। हर कंडीशन में वाटर का टेस्ट कैसा होगा? सेम। चाय का टेस्ट कैसा होगा? सेम। कोल्ड ड्रिंक का टेस्ट कैसा होगा? सेम। तो प्रॉपर्टीज आर सेम एवरीवेयर, इट इज सेड टू बी होमोजीनियस। दूसरी शर्त, ये तो पहली शर्त थी। शर्त नंबर 2 पर आ जाइए। दूसरी शर्त ये होती है बेटा कि इट नेवर बी सेपरेटेड। आप इसे कभी भी सेपरेट नहीं कर सकते इन 2 और मोर डिफरेंट मटेरियल्स। आप इन्हें 2 या 2 से ज्यादा डिफरेंट मटेरियल्स में अलग अलग करना चाहें तो नहीं कर सकते, सेपरेट नहीं कर सकते। जैसे फॉर एग्जाम्पल, सपोज करिए मैंने यहां पे लिया है प्योर H2, ये वाटर है, होमोजीनियस होता है, मैंने भी आपको बताया। अब सोचिए, क्या इस वाटर को आप किन्हीं 2 पार्ट में सेपरेट कर सकते हैं? कि हम पानी को चलाएं, पानी को कुछ भी कर दें तो 2 अलग अलग डिस्टिंक्ट, 2 अलग अलग कंपोजिशन में आप जमा देंगे, थोड़ी आइस आ जाएगी, लेकिन वो भी तो H2O है। क्या आप कंपोजिशन को बदल सकते हैं, चेंज कर सकते हैं? नहीं। तो ये कैसा हो गया? प्योर। हम भाई पानी को खूब देर तक चलाते रहे, चलाते, पानी से मक्खन तो निकलेगा नहीं चलाने से, या पानी से सोने चांदी तो निकलेंगे। ये मत कहना कि वो हमने सुना था एक बार समुद्र मंथन में पानी को चलाया गया तो उसके अंदर से पता नहीं क्या क्या निकला। तो समुद्र का जो पानी है वो प्योर वैसे भी नहीं, उसके अंदर कुछ भी निकल सकता है भाई। हम किसकी बात कर रहे हैं? प्योर वाटर की। ड्रिंकिंग प्योर वाटर, रिमेंबर। तो प्योर सब्सटेंस के बारे में मैंने आपको थोड़ा सा बताया। तो आइए बात कर लेते हैं इसके बाद थोड़ी सी इम्प्योर क्या चीज होती है। जो इम्प्योर होते हैं, पहली चीज वो होमोजीनियस भी हो सकते हैं और हेट्रोजीनियस भी हो सकते हैं, लेकिन जो प्योर मैटर है वो कभी भी हेट्रोजीनियस नहीं होता। दूसरा बात, इट कैन बी सेपरेबल। ये कैसा होता है? सेपरेबल होता है, यानी इसे आप 2 या 2 से ज्यादा डिफरेंट मटेरियल में सेपरेट कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल हमने ले लिया है मिल्क। देखो हमारी मम्मी भी कैसी होती है, कहती है भैया शुद्ध दूध देना, प्योर मिल्क, क्योंकि मिल्क तो बेचारा खुद ही इम्प्योर या मिक्सचर। मिल्क में तो पानी भी होता है, फैट्स भी होते हैं, बहुत सारी चीजें हैं मिल्क में, और उनको अलग भी किया जा सकता है। ये मिल्क है। आप मिल्क से क्या मिल्क की क्रीम को निकाल पाते हैं? पॉस्चराइज्ड मिल्क, टोन्ड मिल्क सुने हैं कभी? तो आप इसमें से किसको अलग कर सकते हैं? मिल्क क्रीम को अलग कर सकते हैं, उसके बाद आपको एक टोन्ड मिल्क मिल जाएगा। यस और नो? इसका मतलब ये है कि हम मिल्क को 2 या 2 से ज्यादा पार्ट में सेपरेट कर सकते हैं। हम दूध से उसकी क्रीम को निकाल सकते हैं, पर पानी से आप कुछ नहीं निकाल पाएंगे। दूध उबालिए, ठंडा करिए, क्रीम ऊपर, पानी उबालिए, ठंडा करिए, कोई क्रीम ऊपर नहीं आएगी। बात क्लियर है बेटा? तो ये कैसा हो गया मैटर आपका? इम्प्योर। तो हम दूध को प्योर मानते हैं, लेकिन दूध हमेशा कैसा होता है? इम्प्योर मैटर होता है। तो केमिस्ट्री में हमें इम्प्योर मैटर से कुछ लेना देना नहीं है। केमिस्ट्री किसकी स्टडी है बेटा? केवल और केवल प्योर। तो इम्प्योर को मैं हटा देता हूं, मैं केवल किसकी बात करूंगा? प्योर। चलिए, तो हम पहुंच जाते हैं कहां पर? प्योर मैटर पर। और प्योर मैटर के बारे में आइए थोड़ी सी बात कर ली जाए जरा। चलिए, अब अपन आ गए हैं प्योर। ये प्योर मैटर फिर से 2 कैटेगरीज में डिवाइड हो जाता है। पहली कैटेगरी विच इज कॉल्ड एलिमेंट्स। अब देखिए धीरे धीरे हम केमिस्ट्री की तरफ आ गए हैं। सबसे पहले नंबर पर कौन थे? एलिमेंट्स। और दूसरे नंबर पर जो आते हैं उन्हें कहा जाता है कंपाउंड्स। पहले नंबर पर हैं एलिमेंट्स, तत्व, दूसरे नंबर पर होते हैं कंपाउंड्स। आइए बात करते हैं सबसे पहले कंपाउंड्स के बारे में। 2 तरह के कंपाउंड्स नॉर्मली आप पढ़ते हैं, कौन कौन से? एक
जिन्हें आप ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कहते हैं, दूसरे जिन्हें आप इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स कहते हैं। तो वो केमिस्ट्री जो आपको ऑर्गेनिक कंपाउंड की स्टडी कराए, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जो इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स के बारे में बताए, एलिमेंट्स के बारे में बताए, उसे इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री बोल दिया जाता है। ऑर्गेनिक कंपाउंड को ऐसे डिफाइन किया जाता था पुराने जमाने में कि कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड ऑर्गेनिक होते हैं, रिमेनिंग आर इनऑर्गेनिक, पर ये सही नहीं है। बहुत सारे इनऑर्गेनिक कंपाउंड में कार्बन होता है, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड में कार्बन है, सोडियम बाइकार्बोनेट में कार्बन है। यदि वो कहे कि CO2 तो कार्बन वाला कंपाउंड है, ऑर्गेनिक है कि इनऑर्गेनिक, तो ये इनऑर्गेनिक है। सोडियम बाइकार्बोनेट में भी देखिए कार्बन हाइड्रोजन दोनों है, पर ये इनऑर्गेनिक है, ठीक है। लेकिन ऑर्गेनिक कंपाउंड में हाँ कार्बन कंपलसरी होता है, जरूर होता है। पर एक बात समझिएगा, मैं आगे पढ़ूंगा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, इंट्रोडक्शन ऑफ ऑर्गेनिक में कौन ऑर्गेनिक कंपाउंड है। कहते हैं यदि कंपाउंड ऑर्गेनिक है तो कार्बन जरूर हो, लेकिन यदि कार्बन है तो कंपाउंड ऑर्गेनिक हो जरूरी नहीं। जैसे समुद्र है, नदी है, तालाब है, तो पानी जरूर होगा। समुद्र में पानी होता है, नदी में पानी होता है, तालाब में पानी होता है, पानी नहीं तो इनका एग्जिस्टेंस नहीं। लेकिन यदि पानी है तो वो समुद्र हो, तालाब हो, नदी हो, जरूरी तो नहीं बेटा। आपके घरों में वाटर कूलर में पानी होता है, वो समुद्र तालाब नदी तो नहीं है। गिलास में पानी रख दो, वो तालाब तो नहीं बन गया। तो जहाँ पानी है वो तालाब हो जरूरी नहीं है, पर जहाँ तालाब होगा वहाँ पानी जरूर होगा। इसी तरह से बेटा यदि कहीं पे कार्बन है तो वो कंपाउंड ऑर्गेनिक हो, ऐसा बिल्कुल जरूरी नहीं है। लेकिन कंपाउंड ऑर्गेनिक है तो कार्बन होना जरूरी है। हम करेंगे इनऑर्गेनिक कंपाउंड की स्टडी भी, पर अभी मैं केवल मैटर को थोड़ा सा क्लासिफाई करने जा रहा हूँ। अब बात करते हैं व्हाट इज एलिमेंट। एक एलिमेंट क्या चीज होती है केमिस्ट्री में? यदि आपने कभी देखा हो तो आपके पास पीरियोडिक टेबल में 118 एलिमेंट्स होते हैं बस। तो एलिमेंट क्या चीज है? तो एलिमेंट एक छोटे छोटे से स्मॉल पार्टिकल्स का कंपोजिशन होता है और ये एक प्योर मैटर होता है। और ये जो छोटे छोटे से पार्टिकल्स होते हैं जिनसे मिलकर ये एलिमेंट बना है, इन्हें बोला जाता है एटम्स। मुझे इसके बारे में पढ़ना है, इसके बारे में सीखना भी है। कैसे सीखना है, कैसे पढ़ना है, इसे मैं डिस्कस करूंगा। अब मैं एक बात आपको समझाना चाहता हूं, सर हम कैसे डिफरेंशिएट करते हैं कि ये एलिमेंट है या एटम। तो आइए देखिए ध्यान से। ये मेरे हाथ में एक कील है लोहे की, तो ये लोहे की कील को मैं यहाँ लिख देता हूँ व्हाट इज लोहा, इट इज आयरन। मैं आपसे सवाल पूछता हूँ, ये जो लिखा है, ये जो आपको दिख रहा है, ये क्या है, एटम या एलिमेंट? बताइए। जवाब दे पाएंगे? नहीं, शायद कुछ लोग दे ले। ये एटम बिल्कुल नहीं है, ये एलिमेंट है। सर ऐसे कैसे पता चला आपको? याद रखिए, यदि मैं इसे तोड़ दूं तो 2 लोहे मिलेंगे, आयरन के 2 टुकड़े, वो भी एलिमेंट होंगे। कहते हैं एटम तो वो छोटा पार्टिकल है, सबसे छोटा पार्टिकल जो आपको दिखता ही नहीं। यानी मैं इसको पीसता जाऊं, छोटा करता जाऊं, एक इतना छोटा पार्टिकल जिसे हम न्यूड आइज से देख ही नहीं पाएंगे, वो एटम होगा। पर सोचिए, यदि मैं इसके छोटे छोटे पीसेस कर दूं, मान लो मैं एटम को देख पाता, यदि मैं इसकी छोटे छोटे पीसेस कर दूं तो ये सारे छोटे पीसेस एक जैसे होंगे या डिफरेंट? सब एक जैसे होंगे बेटा, सब आयरन के होंगे, सब मैग्नेट पे चिपक जाएंगे, सबकी प्रॉपर्टीज एक जैसी होंगी। इसका मतलब ये कैसा है? होमोजीनियस। एलिमेंट हो या एटम हो, लिखने का तरीका क्या है, लिखते कैसे हैं, ये हम सीखेंगे आगे। अभी तो मैं आपको मैटर के बारे में डिस्क्राइब कर रहा हूं। आइए फिर से समझिए मैंने क्या बोला। एलिमेंट एक प्योर सब्सटेंस होता है जो बहुत छोटे छोटे से ढेर सारे पार्टिकल से मिलकर बना होता है, इनफाइनाइट नंबर ऑफ पार्टिकल से। और ये छोटे छोटे से पार्टिकल्स आर कॉल्ड एटम्स। और किसी एक एलिमेंट के सारे एटम्स आइडेंटिकल होते हैं उस एलिमेंट के अंदर, ऐसा माना जाता है। अब आप कहेंगे सर ऐसा होता है कि ऐसा माना जाता है? फिलहाल मैं कहूँगा कि ऐसा अक्सर होता भी है और ऐसा माना भी जाता है। कभी कभी ऐसा भी होता है किसी एलिमेंट के अंदर एटम्स तो होंगे पर उनमें थोड़े से डिफरेंसेस पाए जा सकते हैं। कब? सीखेंगे आगे आइसोटोप्स में। फिलहाल तो याद रखिएगा, मैं ये मान के चल रहा हूँ कि एलिमेंट छोटे छोटे नन्हे नन्हे ढेर सारे पार्टिकल से मिलकर बने हैं। ये नन्हे नन्हे पार्टिकल आइडेंटिकल हैं एंड कॉल्ड एटम्स, और इन्हें बोला जाता है एटम्स। तो एलिमेंट जिन एटम से मिलकर बना होता है, ये एटम्स इस एलिमेंट के कहलाते हैं फंडामेंटल पार्टिकल्स। यानी किसी एलिमेंट के फंडामेंटल पार्टिकल, फंडामेंटल यानी जिनसे मिलकर वो बना है, वो फंडामेंटल पार्टिकल्स कहलाते हैं एटम्स।
प्रॉपर्टी ऑफ एटम बिल्कुल वैसी होगी जैसी प्रॉपर्टी ऑफ एलिमेंट है। यदि ये कील है, ये मैग्नेट पे चिपकेगी, तो इसका एटम भी मैग्नेट पे चिपकेगा जरूर। आइए थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं। ये तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री हो गई, ये इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का मैटर हो गया, इन्हीं में फिजिकल केमिस्ट्री भी आगे आएगी। फिलहाल थोड़ा सा बात कर लेते हैं कंपाउंड्स के बारे में। और चलिए, तो हम बात कर रहे थे कंपाउंड्स की। आइए, सबसे पहले नंबर पर मैंने आपको ये बताया कि जो कंपाउंड्स हैं ये दो हैं। कौन कौन से बेटा? एक ऑर्गेनिक और दूसरे इनऑर्गेनिक। सुनिए, जो ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं ये कोवैलेंट इन नेचर होते हैं, यानी इनमें जो बॉन्ड्स पाए जाते हैं जिनसे कंपोजिशंस आपस में जुड़े होते हैं वो होते हैं कोवैलेंट बॉन्ड मोस्टली। लेकिन जो इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं ये दो तरह के होते हैं, एक कोवैलेंट और दूसरे आयोनिक। ये दो तरह के होते हैं बेटा, एक कोवैलेंट एक आयोनिक। कोवैलेंट जो होते हैं उनमें ऐसे बॉन्ड्स पाए जाते हैं जैसे H और Cl है, जैसे H और H है, ये लाइन कोवैलेंट बॉन्ड की होती है। जो आयनिक होते हैं उनमें पाए जाते हैं आयंस, यानी उनमें जो कंपोजिशन होता है उसके जो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स हैं, फंडामेंटल पार्टिकल्स हैं, वो क्या होते हैं? आयंस होते हैं। जबकि यहाँ पर छोटे छोटे से ये क्या है? मॉलिक्यूल्स हैं जो एक दूसरे से कोवैलेंट बॉन्ड की मदद से जुड़े। अब ये जो कोवैलेंट मॉलिक्यूल्स होते हैं बेटा आपके सामने नजर आ रहे हैं, ये कोवैलेंट मॉलिक्यूल्स दो तरह के होते हैं। कौन कौन से होते हैं? पहला जिसे बोला जाता है पोलर कोवैलेंट मॉलिक्यूल, और दूसरा जिसे बोला जाता है नॉन पोलर कोवैलेंट मॉलिक्यूल। तो फिलहाल तो हम छोटे से वे में ऐसे सीख लेते हैं कि वो कोवैलेंट मॉलिक्यूल पोलर होते हैं जो दो डिफरेंट एटम जैसे HCl इससे मिलकर बने, और वो जो दो सेम एलिमेंट या सेम एटम जैसे हाइड्रोजन होता है, जैसे क्लोरीन होता है, इनसे मिलकर बने हैं, ये नॉन पोलर होते हैं। सवाल है सर क्या नॉन पोलर कोवैलेंट मॉलिक्यूल या कंपाउंड पोलर बॉन्ड से नहीं बन सकते? बन सकते हैं, उनका रिजल्टिंग डाइपोल मोमेंट 0 आना चाहिए। ये केमिकल बॉन्डिंग का विषय है, इसे हम केमिकल बॉन्डिंग में ही समझें। तो फिलहाल मैंने केमिस्ट्री में आपको क्या बताया है? अभी तक मैंने बोला है केमिस्ट्री कुछ नहीं है, स्टडी ऑफ मैटर है। मैटर के बारे में मैंने आपको क्या बताया? मैटर यानी पदार्थ वो चीज है जिसका अपना कोई मास होता है, जो कुछ स्पेस ऑक्यूपाई करता है। तीसरे नंबर पर इसकी प्रेजेंस को हम महसूस कर सकते हैं अपने किसी भी सेंस से। वो 5 सेंस मैंने आपको बताए, किसी चीज को टच करना, किसी चीज को स्मेल करना, किसी चीज को देखना, किसी चीज को टेस्ट करना, किसी चीज को सुनना, ये सारे के सारे आपके सेंस होते हैं। किसी भी सेंस से आप फील कर सकें वो मैटर है। मैंने आपको मैटर की 3 स्टेट्स बताई, गैस, लिक्विड, सॉलिड। गैस में पार्टिकल्स के बीच का अट्रैक्शन कम था, लिक्विड में थोड़ा ज़्यादा था, सॉलिड में सबसे ज़्यादा था। गैसेस में मॉलिक्यूलर मोशन सबसे ज़्यादा थे, लिक्विड्स में कुछ कम थे, सॉलिड में सबसे कम थे। एनर्जी गैसेस की सबसे ज़्यादा थी, लिक्विड की उससे कम थी, सॉलिड के पास सबसे कम एनर्जी मौजूद थी। फिर मैंने कहा ये मैटर 2 तरह का होता है बेटा, प्योर एंड इम्प्योर। केमिस्ट्री प्योर मैटर की स्टडी होती है। यदि गलती से कोई चीज़ हमें इम्प्योर मिल जाती है, हम उसे पहले प्योर करते हैं, तब उसकी केमिस्ट्री पढ़ते हैं, तब उसकी स्टडी करते हैं। प्योर के लिए मैंने आपको बताया ये होमोजीनियस होना चाहिए। पहली शर्त, किसी भी फिजिकल मेथड से, किसी भी फिजिकल मीन से, फिजिकल मेथड से आप इसको 2 डिफरेंट मटेरियल में सेपरेट नहीं कर सकते। दूसरे नंबर पर मैं आ गया था किसके पास बेटा? इम्प्योर या मिक्सचर के पास। मैंने कहा था ये होमोजीनियस भी हो सकता है, ये हेट्रोजीनियस भी हो सकता है। ये हमेशा सेपरेबल होता है 2 या 2 से ज़्यादा डिफरेंट मटेरियल में बाय एनी फिजिकल मेथड। केमिस्ट्री में हम केवल प्योर की स्टडी करेंगे, और प्योर में फिर मैंने आपको बताया कि एक एलिमेंट होता है और दूसरा कंपाउंड। एलिमेंट वो प्योर सब्सटेंस, वो प्योर मैटर होता है जो छोटे छोटे से इनफाइनाइट नंबर ऑफ पार्टिकल्स से मिलकर बना होता है, और ये छोटे छोटे पार्टिकल्स एटम्स कहलाते हैं। किसी एलिमेंट के एटम्स मोस्टली मैंने बोला आइडेंटिकल होते हैं, एक जैसे होते हैं। फिर थोड़ा सा हम लोग आगे आए, एलिमेंट के बाद कंपाउंड्स पर आए। मैंने बोला 2 तरह के कंपाउंड्स हैं, ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के बारे में बताया कि इनमें कार्बन होता है, इनऑर्गेनिक के बारे में बताया इनमें कार्बन नहीं होता, रिमेनिंग कंपाउंड इनऑर्गेनिक होते हैं।
पर मैंने एक बात बोली कि ऑर्गेनिक कंपाउंड में कार्बन जरूर होता है, ये तो पक्का है, पर हर कंपाउंड जिसमें कार्बन है वो ऑर्गेनिक हो ऐसा जरूरी नहीं। ऑर्गेनिक कंपाउंड कोवेलेंट नेचर में होते हैं, इनमें कोवेलेंट बॉन्ड्स पाए जाते हैं। जैसे मैंने मेथेन बनाया तो मीथेन बनाने के लिए कार्बन और हाइड्रोजन के बीच आप ऐसे लाइंस खींचते हैं, यही लाइन कोवेलेंट बॉन्ड्स कहलाती हैं। इनऑर्गेनिक दो तरह के होते हैं, कोवेलेंट भी, आयनिक भी। यदि उनके बीच में ऐसी लाइनें हैं, बॉन्ड्स हैं, तो आप इसे बोलते हैं ये कोवेलेंट मॉलिक्यूल्स हैं। और आयनिक किससे बने होते हैं बेटा? आयंस, अपोजिटली चार्ज्ड आयंस यदि आपस में जुड़े हैं तो कंपाउंड आयनिक कंपाउंड होते हैं। मैंने आपको एग्जांपल देके बताया। जो कोवेलेंट मॉलिक्यूल है वो दो तरह के हैं, एक पोलर और एक नॉन पोलर। यदि मॉलिक्यूल दो डिफरेंट एटम से मिलकर बना है तो वो पोलर होता है, और यदि वो सेम एटम से मिलकर बना है तो वो नॉन पोलर होता है। ये मैंने आपको सिखाया। आइए यहीं से हमारी केमिस्ट्री थोड़ा सा आगे बढ़ती है। अब हम बात करेंगे एक एक चीज की। पहले हम एलिमेंट के बारे में थोड़ा सा पढ़ना चाहेंगे और हम सीखेंगे एक छोटी सी चीज जिसे हम कहते हैं कंपोजिशन, या हम ऐसे बोल सकते हैं कि मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूं इनके बारे में जिन्हें आप कहते हैं फंडामेंटल पार्टिकल्स। किसके? ऑफ मैटर, पदार्थ। यानी मैं आपको सिखाने जा रहा हूं मैटर का कंपोजिशन, किससे मिलकर आपका मैटर बना हुआ है। तो इसे हमें सीखना है आगे की क्लासेस में। आज मैं बहुत ज़्यादा नहीं पढ़ाऊंगा, बहुत ज़्यादा नहीं करूंगा, पहला लेक्चर है, ठीक है। मैंने आपको सब कुछ बता दिया है कि कैसी क्लासेस चलेंगी। अगली क्लास में हम लोग सैटरडे को फिर से मिलेंगे बेटा, और हम इसी को आगे बढ़ाएंगे एलिमेंट्स को। हम पढ़ने जा रहे हैं फिजिकल केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, तीनों को एक साथ याद रखिएगा, अलग अलग एक एक घंटे। सबसे पहले हम लोग थोड़ी सी सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री क्लास 11 के सीखेंगे। आप एनसीईआरटी पढ़ते रहिएगा। मेरे पढ़ाने के बाद, पहले पढ़ेंगे तो हो सकता है कम समझ में आए, पर मेरे पढ़ाने के बाद आप एनसीईआरटी पढ़ेंगे, आपको पूरी तरह से एनसीईआरटी समझ में आएगी। क्वेश्चंस हम लोग करते रहेंगे साथ साथ, मैंने आपको बताया है। तो मिलते हैं बॉस अगली क्लास में। आज केवल यहाँ तक। थैंक यू, धन्यवाद, शुक्रिया।